तो आ गए क्लास 10th वालों। तो आइए आज हम लोग आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये आपकी साइंस की बुक का है चैप्टर नंबर 6, लेकिन ये आपकी बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है जैव विक्रम वो बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया है। यदि आप लोगों ने वो वाला चैप्टर तैयार नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जल्दी से चेक कर सकते हैं और उसको भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फुल चैप्टर को कवर करेंगे और साथ में मैं आपको इसके नोट्स भी बताऊंगा। नोट्स यानी कि क्वेश्चन आंसर, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ भी लें और आपके अपने एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर यानी कि नोट्स भी बना लें। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम 2025, जैसे कि आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और 2026 में जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, चैप्टर तो होगा लेकिन इस वीडियो में जो मैं तरीके से समझाऊंगा वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझेंगे और हार्मोन्स के बारे में समझेंगे, रिफ्लेक्सिव आर्क के बारे में समझेंगे और न्यूरॉन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय से जितनी भी सारी की सारी चीजें होती हैं उनको बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय और बैठ जाते हैं एक दुनिया में खोने के लिए जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो आप अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर डाल लीजिए आप लोग के कुछ महत्वपूर्ण पद यानी कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स का आपने क्वेश्चन बना लिया है कि कुछ महत्वपूर्ण पदों को समझाइए। उसमें ये जो नीचे लिखे हैं इनको समझाना है। उसके पहले सबसे पहले आप लोग जो ये चित्र को देख रहे हैं ना, ये देवी जी का चित्र, इसको समझ लीजिए। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर इन देवी जी के पास में ये क्या है, सूरज की रोशनी है, कुछ इस तरीके से पड़ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सन है, क्या है, सन, और सन से क्या आ रही है यहाँ पर, रोशनी। तो देखिए जैसे ही सूरज यहाँ पर निकला या किसी ने इनके ऊपर टॉर्च से रोशनी डाली तो इन देवी जी ने क्या किया, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद किया, फिर हाथ को उठाया, फिर अपने चेहरे को ऐसा ढक लिया और फिर ऐसे ही चेहरे को एक साइड में मोड़ लिया ताकि इनके ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3-4 चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ में हुई। देखिए जैसे ही यहाँ पर सूरज का प्रकाश आया तो सूरज का प्रकाश का आना एक चीज, इन देवी जी ने अपनी आंखों को बंद किया, हाथ को उठाया और सिर को ढका। तो आंखों का बंद करना और हाथ का उठाना और सिर को ढकना, ये 3-4 चीजें एक साथ में यहाँ पर हुई हैं। तो देखिए इस चीज से अपन लोग क्या समझते हैं, इससे अपन लोग समझते हैं क्या भाई साहब, उद्दीपन, अनुक्रिया और समन्वय। तो देखिए उद्दीपन में क्या है, जरा ध्यान से देखिए। उद्दीपन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूमुलाई। पर्यावरण में परिवर्तन जिनके प्रति कोई जीव प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, उद्दीपन यानी कि स्टूमुलाई। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सूरज की रोशनी यहाँ पर निकली और इन देवी जी के चेहरे पर पड़ी तो इनने तुरंत ही अपने चेहरे को ढक लिया, यानी कि इन देवी जी ने क्या किया, सूरज के प्रकाश के प्रति अपनी क्या दिखाई, प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर सूरज का प्रकाश क्या हो गया, उद्दीपन। यानी कि हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, ये सब क्या है, हमारे उद्दीपन है जिसके प्रति कोई जीव अपनी प्रतिक्रिया करता है। अब अनुक्रिया क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति जीव की प्रतिक्रिया, जैसे कि इनकी आंखों को बंद करना और हाथ को उठा करके चेहरे को ढक लेना, ये क्या कहलाती है, अनुक्रिया। ठीक है, तो उद्दीपन के प्रति जो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं उसको बोल देते हैं अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। अब देख लीजिए समन्वय। अब समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, ये क्या है, किसी उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का एक साथ काम करना क्या कहलाता है, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। कोई उद्दीपन हुआ, कोई चीज दिखी, जैसे कि प्रकाश इस देवी जी के सामने आया तो इसने क्या किया, पहले अपनी आंखें बंद की, फिर अपने हाथ को उठाया और सिर को ढक लिया। तो ये 3-4 चीजें एक साथ हुई। ठीक है, तो उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का एक साथ काम करना, जैसे आंखों का बंद करना, हाथ का उठाना, ये सभी एक साथ हुआ तो इनको बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन।
यानी कि एक साथ शरीर के विभिन्न अंगों का उद्दीपन के लिए कार्य करना क्या कहलाता है? समन्वय। ठीक है। अब देख लेते हैं नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को सही दिशा में संचालित करना। अब जैसे इसने यहाँ से लाइट आ रही है तो इसी दिशा में अपना हाथ किया ना, तभी तो ये क्या हो गया है, इसके चेहरे पर प्रकाश पड़ नहीं रहा है। लेकिन सोचो ये हाथ उल्टी दिशा में करती तो फिर इसके ऊपर फिर प्रकाश पड़ता तो गलत काम हो जाता। इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को सही दिशा में संचालित करना क्या कहलाता है? नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कि मेरा पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसकी हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। तो क्या है भाई साहब? शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करके उन्हें एक साथ मिलाकर सही कार्य कराना नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। और यह जो कार्य है वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स द्वारा यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो और पादपों में यह हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन और ट्रोपिक मूवमेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो अब हम तैयार हैं इस चैप्टर की गहराई में जाने के लिए। तो आइए हम इस चैप्टर की थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा है जंतुओं में समन्वय, क्योंकि हमें पेड़ पौधों में भी पढ़ना है, जंतुओं में। तो जंतुओं में मतलब कि जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सभी में ये समन्वय कुछ इस प्रकार से होता है। तो जंतुओं में समन्वय को सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में कौन कौन सा? एक तो तंत्रिका तंत्र, एक बांट देते हैं अंतःस्रावी तंत्र, जो कि हार्मोन्स से संबंधित होता है। ठीक है। तो जंतुओं में समन्वय कितने भागों में बटा होता? दो भागों में, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, हम लोग हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। बस भाई पहले आप लोग इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए कि ये क्या कहता है। फिर तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट देते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि CNS है, इसमें आते हैं हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन। क्या आता है? हमारा ब्रेन। और हमारी मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका CNS में दो आते हैं, कौन? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु। फिर PNS यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। PNS में कौन कौन आते हैं? दो चीजें, एक तो कपालीय तंत्रिकाएं जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं, और मेरु तंत्रिकाएं जो कि कहाँ से निकलती हैं? मेरुरज्जु से। तो मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती, कपालीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं। अब देखिए जरा मैं इस पिक्चर में आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा क्या है? मस्तिष्क। यानी कि हमारा सिर है, सिर के अंदर क्या है? खोपड़ी के अंदर क्या है भैया? मस्तिष्क। तो ये हमारा मस्तिष्क है। और मस्तिष्क से जो यहाँ पर जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको बोल देते हैं हम लोग कपालीय तंत्रिकाएं। क्या बोल देते हैं? कपालीय तंत्रिकाएं। ठीक है। क्या बोल देते हैं उनको? कपालीय तंत्रिकाएं। जरा ध्यान से समझिए। ठीक है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिका यानी जो छोटी छोटी यहाँ से नसें निकलती हैं डायरेक्ट मस्तिष्क से, उनको बोल देते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको ये हमारी आपको दिख रही है रीढ़ की हड्डी, ये चौड़ी चौड़ी यहाँ पर देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपको दिख रही है हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी बैकबोन। ठीक है। ये हमारी क्या है? रीढ़ की हड्डी। ये हमारी है क्या? बैकबोन। ठीक है। अब आप लोग और अगर अच्छे ध्यान से देखें तो इस रीढ़ की हड्डी के बीच में आपको ये पीली पीली सी चीज दिख रही है। ये पीली पीली सी चीज कहलाती है भाई साहब आपकी मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहलाती है? स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं या जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं या जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको बोल देते हैं मेरु तंत्रिकाएं। क्या बोल देते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। जो मेरुरज्जु से निकलती हैं उनको मेरु तंत्रिकाएं। नाम भी ऐसा सिंपल ही है। मेरुरज्जु से निकले मेरु तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से निकले कपालीय तंत्रिकाएं। अब आप लोग और अच्छे से यहाँ पर समझेंगे
कि ये जो मेरुरज्जु है वो रीढ़ की हड्डी के बीच में धसी हुई है। देखिए समझ लीजिए कि ऐसा एक रीढ़ की हड्डी, ये हमारी एक होल टाइप का हो गया ऐसा पाइप के जैसा, और इसी पाइप के अंदर हमारी क्या धसी हुई है, ये मेरुरज्जु। ये क्या धसी हुई है, मेरुरज्जु। तो ओरिजिनल में दिखने में कुछ इस तरीके से लगती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रेड रेड कलर की ये जो दिख रही है, ये यहाँ से नसें जाती हुई, तो ये हमारी क्या यहाँ पर धसी हुई है, ये धसी हुई है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत ही नसों की है तो बहुत ही मुलायम होती है, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसके अंदर ऐसी धसी हुई होती है। क्योंकि यदि ये बाहर निकली होगी और कोई भी आपकी कमर में थोड़ी सी घूंसा मारेगा ना, तो आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है टूट जाएगी और आप वहीं पर स्वाहा हो जाएंगे। इसलिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी में धसी हुई होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जंतुओं में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन किन किन अंगों के द्वारा होता है उनकी जानकारी मिल गई है। अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई आगे क्या है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर इसको बना लीजिए। और क्वेश्चन है हमारा, ग्राही तंत्रिका क्या है, यानी कि ग्राही तंत्रिका तंत्र क्या है, ये आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए। तो देखिए क्या है, वह भाग जो हमारे शरीर में पर्यावरण से आने वाली स्टूमुलाई यानी कि उत्तेजनाओं को पहचान कर उन्हें मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाता है। उत्तेजना यानी कि स्टूमुलाई जैसे जैसे क्या मैं पहले बता चुका हूं, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ताप और ठंड या कोई ध्वनि या कोई स्पर्श, इन सभी को जो पर्यावरण से आती हैं तो उनको पहचान करके कि गर्मी है कि प्रकाश है कि ठंड है कि किसी ने बुलाया है कि किसी ने हमें मारा है या फिर कोई आवाज़ हमें सुनाई दी है, तो इन सभी को पहचान करके या तो मस्तिष्क तक या रीढ़ की हड्डी तक जो पहुंचाने का काम करते हैं उसको बोल देते हैं ग्राही तंत्रिका तंत्र। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, जो हमारे एनवायरमेंट वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करता है उसको बोल देते हैं ग्राही तंत्रिका तंत्र। इसमें विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ग्राही यानी कि रिसेप्टर कहते हैं। ग्राही यानी कि रिसेप्टर कहते हैं और अलग अलग इंद्रियों में पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारी आंखों का काम है देखना, तो ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें सुन सकती हैं, तो अलग अलग इंद्रियां होती हैं और अलग अलग उत्तेजनाओं यानी कि स्टिमुलाओं को ग्रहण करती हैं। और ये कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर में पूरी तरीके से फैले रहते हैं। ये हमारी क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन और आप लोग एक बना सकते हैं कि संवेदक यानी कि रिसेप्टर और प्रभावक यानी कि इफेक्टर किसे कहते हैं। तो रिसेप्टर की तो मैं यहाँ पर परिभाषा बता चुका हूँ। वे कोशिकाएं ऊतक या अंग जो उत्तेजनाओं को ग्रहण करते हैं यानी कि जो स्टिमुलाई को ग्रहण करते हैं या जो बाहर से जानकारी को एकत्रित करते हैं उनको संवेदक यानी रिसेप्टर कहते हैं। और प्रभावक वे मांसपेशियां, ऊतक या ग्रंथियां जो उत्तेजना के जवाब में कार्य करते हैं, यानी कि जो हमने सूचना ग्रहण की है उनका जवाब जो देते हैं उनको बोलते हैं इफेक्टर्स यानी कि प्रभावक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे में क्या है, ये यहाँ से तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आप लोग इसको क्वेश्चन डाल लीजिए जितने भी आपका नंबर बन चुका है। तो कुछ संवेदक यानी रिसेप्टर, अंग और उनकी उत्तेजना यानी कि स्टिमुलाई, सीधा सीधा पूछ लेता है आपसे। कैसा पूछ लेता है कि 5 संवेदकों के या 2 संवेदकों के नाम, उनके अंग और उनकी उत्तेजना को लिखिए। तो जैसे कि संवेदक है फोटो रिसेप्टर्स, पहला फोटो रिसेप्टर्स, इसमें आती हैं आँखें, नीली नीली आँखें। तो इसकी उत्तेजना क्या है, प्रकाश। जैसे ही हमारी आंखें प्रकाश को देखती हैं तो तुरंत हमारे दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड को संदेश भेज देती हैं कि भाई साहब प्रकाश, उजाला आ गया है कहीं से, ठीक है। तो ये प्रकाश इसकी क्या है, उत्तेजना, यानी कि प्रकाश को आंखें देखती हैं। फिर है घ्राण रिसेप्टर्स, तो ये भैया हमारी नाक होती है, यानी कि जो हमारी सुगंध बदबू, जितनी भी जो सुगंध बदबू वाली चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, नाक के द्वारा। और इसका उत्तेजना क्या है, गंध। अब ये सुगंध भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है, ठीक है। जैसे बदबू होती है ना, अच्छी छी बदबू, तो हमारी नाक ने दिमाग को समझा दिया कि यहाँ पर नाक बंद कर ले भाई साहब, बदबू आ रही है। और जैसे ही हमें सुगंध मिलती है, क्या खुशबू है, ऐसा हमारे दिमाग को ये मैसेज
भेज दिया जाता है। ठीक है, अब है स्वाद रिसेप्टर्स, यानी कि स्वाद जो लेते हैं तो वो क्या, हमारी जीभ ही तो स्वाद लेती है, और इसका जो उत्तेजना क्या है, स्वाद है। ठीक है, तो स्वाद में मिलता है ना, जैसे हम बढ़िया अपना खाते हैं, जैसे बढ़िया पपीता खाया, हा मैंगो खाया तो बड़ा ही हमें स्वाद आ गया। अब आप तो खाते हो मोमोज फलाना चाउमीन, ये मत खाया करो। स्वाद बड़ा अच्छा लगता है जीभ को, लेकिन वो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो स्वाद रिसेप्टर क्या हो गए, जीभ। ठीक है, और ये स्वाद को उत्तेजना यानी स्वाद से उत्तेजित होते हैं। फिर है ध्वनि रिसेप्टर्स, यानी कि हमारे कान जो कि ध्वनि को सुनते हैं। ए रमुआ इधर आना, उधर क्या कर रहा है, तो ऐसा हम सुनते हैं ना, तो ये हमारे क्या हो गए, ध्वनि रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर ताप रिसेप्टर्स, तो ताप में ये हमारी त्वचा है, स्किन है, पूरी की पूरी हमारे शरीर की जो खाल है, जो त्वचा है, स्किन है, वो हमें ताप रिसेप्टर्स कहलाती है। और ये ठंडी या गर्मी को हमारे इसकी उत्तेजना होती है। जैसे ठंड लगती है तो ये हमें बता देती है दिमाग को कि भाई ठंड लग रही है, कम्बल ओढ़ ले, मोटे मोटे स्वेटर पहले, और गर्मी लगती है तो कहते कपड़े फेंक दे, कूलर की हवा में बैठ जा। तो ये सब किसके द्वारा होता है, ताप रिसेप्टर्स के द्वारा। और यदि कोई हमें पीटता है या कोई हमें मुक्का घालता है, तो कोई यदि पीटता है या मुक्का घालता है तब भी हमें ये त्वचा अंग के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दर्द रिसेप्टर्स, यानी कि जो हमारी त्वचा है और दर्द, जैसे कि किसी का पीटना या कोई कील चुभना या कोई भी जैसे कांटा लग जाना या किसी के चांटा मारना, तो ये दर्द रिसेप्टर्स त्वचा ही है, जो कि इसका जो स्टिमुलाई है वो क्या है, दर्द। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, कि किन रिसेप्टर्स के द्वारा कौन सी उत्तेजना होती है और कौन से इनके अंग हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको तो आ गई होगी। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अगला टॉपिक आ जाता है भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब अपने मन से क्वेश्चन कोई सा भी बनाते जाइए। तो इसमें लिखा है तंत्रिका तंत्र क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है। तो देखिए जरा, तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण और संदेश पहुंचाने वाला प्रमुख तंत्र है, जो कंट्रोल करता है और जो मैसेज को भेजता है। ठीक है, वह हमारा एक तंत्र है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स का बना होता है। तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, कोशिकाओं, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो बिजली जैसे सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से शरीर के अंगों और मस्तिष्क के बीच सूचना का आदान प्रदान करते हैं। न्यूरॉन्स का बना होता है तंत्रिका तंत्र, और ये तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत बिजली जैसे सूक्ष्म संकेत हैं, उनको एक माध्यम से दूसरे मतलब के माध्यम संकेतों के माध्यम से शरीर के अंगों और मस्तिष्क तक, यानी कि यहाँ से शरीर का अंग ये हो, जैसे हमारी मसल्स हो गई, ये हमारी बॉडी हो गई। ठीक है, ये तो यहाँ से सीधे हमारे कहाँ पर पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये चेस्ट से कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। या हमारे ये पेट से कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। हमारी नाक से कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। तो शरीर के विभिन्न अंगों से और मस्तिष्क के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, वो कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। और इसके लिए क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। तो ये डेफिनेशन होगी। इसकी वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ध्यान रखिए ये हमारे तंत्रिका तंत्र के कार्य हो गए। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जैसा कि इस टॉपिक में क्या आया था, ये हमारा न्यूरॉन्स क्या आया था, न्यूरॉन्स। तो अब बेहतरीन तरीके से हम लोग न्यूरॉन्स को समझ लेते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका को समझाइए, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या है, न्यूरॉन। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि न्यूरॉन को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए न्यूरॉन सबसे पहले क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, वैसे ही तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, कभी कभी तो 1 मीटर तक की भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या करती है, तो विद्युत आवेगों यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में संदेशों को ले जाती है। ठीक है, विद्युत जैसे बिजली के तारों में करंट जाता है ना, वैसे ही हमारे मैसेज को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक कौन लेके जाता है, तंत्रिका तंत्र। किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। ठीक है,
अब ये देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ है इसका प्यारा सा चित्र, ये इसका बना हुआ है चित्र, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है देखिए जरा, ये एक इस प्रकार सी कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको बोल देते हैं कोशिका काय। तो इसका चित्र बनाना बड़ा ही सरल है। इसके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ये वाला। हाँ देखिए, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कर देना है। ये जो चीज मैंने अभी ड्रॉ की है इसको बोल देते हैं कोशिका काय। और कोशिका काय से जो सिरों पर ये निकली हुई होती हैं, जो थोड़े थोड़े ये बाल टाइप के या ऐसी जड़ें टाइप की होती हैं, इन जड़ों को बोल देते हैं दुर्मिका। क्या बोल देते हैं? दुर्मिका, ठीक है। क्या बोल देते हैं? दुर्मिका। और कोशिका काय के बीच में जो एक गोल गोल रखा हुआ होता है इसको बोल देते हैं हम लोग केंद्रक, क्योंकि बीच में रखा हुआ है। और फिर यहाँ से सीधी सीधी एक जो बॉल टाइप की जाती है इसको बोल देते हैं हम लोग क्या? एक्सोन। क्या बोल देते हैं इसको? एक्सोन। ये जो क्या जा रही है इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सोन या तंत्रिका अक्ष। और इसके चारों ओर इसकी सुरक्षा के लिए छोटी छोटी क्या होते हैं? बॉक्स टाइप की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? बॉक्स टाइप की संरचनाएं, ठीक। और फिर इसके ये जो लास्ट में जो अंतिम होते हैं इनको बोल देते हैं तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र की कोशिका का अंतिम सिरा या तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब देखिए जरा, इसके एक एक अंग को अपन लोग बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है, इसके लिए मैं कलर चेंज, हाँ तो देखिए इसको वाइट, नो 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 नो, ये वाला, हाँ। तो देखिए सबसे पहला हमारा डेंड्राइट, ये हमारा सबसे पहला डेंड्राइट यानी कि दुर्मिका। ये हमारा क्या है? डेंड्राइट यानी कि दुर्मिका। तो ये जो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी संरचना निकली हुई है ना, ये बालों की टाइप की, ये जानकारी को विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण करती हैं। यानी कि कहीं से जानकारी आ रही है, ठीक है। शरीर के किसी भी अंग से यहाँ पर क्या आ रही है? जानकारी। तो उनको ग्रहण कौन करता है? ये दुर्मिकाएं। शरीर के किसी भी अंग से यदि कोई जानकारी आती है तो उसको ग्रहण करने का काम कौन करता? दुर्मिका। यानी कि हमारे पास में सिग्नल दुर्मिका में आ गया है। अब दुर्मिका से कहाँ पहुंचेगा? कोशिका बॉडी यानी कि कोशिका काय में। कहाँ पहुंचेगा? कोशिका बॉडी यानी कि कोशिका काय में। तो डेंड्राइट से जानकारी ले लेता है, डेंड्राइट के पास में यहाँ पर जानकारी है, इससे जानकारी ले ली किसने? कोशिका काय ने। यानी कि जानकारी यहाँ पर भर गई है इस जगह में, केंद्रक वाली जगह में। अब इसके बाद क्या होगा? एक्सोन या तंत्रिका काक्ष विद्युत आवेग एक्सोन के माध्यम से यात्रा करते हैं। अब जो यहाँ पर जो हमने क्या कर लिए हैं, जो यहाँ पर हमारे पास में जो जानकारी आ गई है इसमें से अब ये यहाँ से यहाँ तक बहा के जाएगी तो वो किसके द्वारा जाती है? तंत्रिकाक्ष या एक्सोन के द्वारा। तो इसमें ये बहा कर जाती है। और एक्सोन या तंत्रिकाक्ष की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर ये बॉक्स टाइप की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। अब अगला है तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो विद्युत आवेग रसायनों के उत्सर्जन का कारण बनते हैं। तो ये सूचना यहाँ से यहाँ तक आ गई है। फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे डंबल टाइप के दिख रहे हैं ना, गोल गोल बंटा टाइप के, यहाँ से क्या होता है? विद्युत आवेग जो विद्युत सिग्नल होता है जो कि पल्स के रूप में होता है, यहाँ से ये रसायनों में बदल जाता है, ठीक है। यानी कि छोटे हार्मोन्स या विद्युत रसायनों में ये बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये कैसे काम करता है देखिए जरा एक बार फिर से समझ लीजिए। ये हमारा बॉडी है, बॉडी के किसी भी हिस्से से, बॉडी के किसी भी हिस्से से सबसे पहले जानकारी, जैसे हमारी उंगली है, उंगली में भी ये हमारी दुर्मिकाएं फैली होंगी। तो यहाँ से जानकारी सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगी? दुर्मिका में। दुर्मिका का यानी कि हमारी ये डेंड्राइट, डेंड्राइट से दुर्मिका, डेंड्राइट यानी दुर्मिका से जानकारी पहुंचेगी हमारे कहाँ पर? कोशिका काय में। कोशिका काय से हमारी जानकारी केंद्रक से होते हुए कहाँ चली जाएगी? एक्सोन में। एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष में होती हुई सीधी पहुंच जाएगी अंतिम सिरे तक। और अंतिम सिरे पर क्या होगा? ये जो विद्युत सिग्नल है उनको रसायनों में बदला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या करती है? न्यूरॉन के हिस्से सभी कार्य करते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन के प्रकार देखे जाएं यदि, तो न्यूरॉन भाई साहब के प्रकार होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? दो। सबसे पहला संवेदी न्यूरॉन्स, तो आवेग को ग्रहण, आवेग आवेग को ग्राही से सीएनएस तक पहुंचाना, ठीक है, सीएनएस तक पहुंचा देना। और प्रेरक न्यूरॉन्स, आवेग को सीएनएस से प्रभावक यानी कि मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचा देना। तो संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं और प्रेरक यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं। आवेग को ग्राही से लेकर के, जैसे कि हमारी त्वचा ने ग्रहण किया तो उस सिग्नल को कहाँ पर पहुंचा देना? सीएनसी तक। अब सीएनसी का आपको पता ही है क्या नाम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देना, ठीक है। यानी कि ब्रेन या हमारी मेरुरज्जु तक पहुंचा देना। फिर ब्रेन या मेरुरज्जु से जो आवेग आया है
उसको प्रभावक यानी कि मांसपेशियों या ग्रंथि तक पहुंचा देना ताकि वो कार्य कर पाए। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं संवेदी न्यूरॉन्स, एक होती है प्रेरक न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन क्या कहती हैं, ग्राही से इन्फॉर्मेशन को लेती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक यानी कि ब्रेन या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। फिर दूसरे होते हैं प्रेरक न्यूरॉन्स, जो कि आवेग यानी सिग्नल को उसका जो उत्तर देना है, जवाब देना है, उस जवाब को लेकर के ये प्रभावक यानी कि हमारी मांसपेशी या ग्रंथि तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं सिनेप्स को। तो अब हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं सिनेप्स यानी कि अंतर्ग्रथन को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट यानी कि मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए सबसे पहले सिनेप्स यानी कि अंतर्ग्रथन को समझ लीजिए कि ये क्या है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो सूक्ष्म खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। जैसे एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो थोड़ा सा खाली स्थान दिया गया है इसको ही बोल देते हैं सिनेप्स। क्या बोल देते हैं, सिनेप्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्ग्रथन। ठीक है, तो ये हमारा सिनेप्स है। अभी करता क्या है, तो सिनेप्स की भूमिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत आवेग को संचालित करना है। यानी कि यहाँ से जो सिग्नल पहुंचा उस सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना ही सिनेप्स का कार्य है। अब ये है यहाँ पर खाली स्थान, तो खाली स्थान कैसे, कोई खाली जगह है वो कैसे न्यूरॉन के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो यहाँ पर ये खाली स्थान है यानी कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अपन को समझना है। ठीक है, तो देखिए इसकी वर्किंग को सबसे पहले समझते हैं। क्या है, एक सिनेप्स पर विद्युत आवेग एक न्यूरॉन के अंतिम सिरे से रसायन जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करता है। यानी कि यहाँ पर जो न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, ये न्यूरॉन का क्या है, अंतिम सिरा, ये एक प्रकार का विद्युत रसायन को निकालते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये रसायन सिनेप्स गैप को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइटिक सिरे तक पहुंचते हैं, जिससे उस न्यूरॉन में एक नया विद्युत आवेग प्राप्त होता है और फिर इन मैसेज आगे बढ़ता जाता है। अब देखिए इसको पूरे ध्यान से समझिए। हमारा यहाँ पर बॉडी है, हमारा क्या क्या है, यहाँ पर ये हमारी बॉडी है, ये हमारा शरीर है। शरीर से किसी भी जगह पर कोई भी सूचना प्राप्त हुई, जैसे किसी कांटे पर आपका पैर चुभ गया, या फिर किसी ने आपको बुलाया, या आपके चेहरे पर प्रकाश पड़ा, या कोई भी चीज़ ऐसी हुई, या आपने कोई गर्म वस्तु छीली, तो सबसे पहले आपका जो सिग्नल पहुंचेगा वो कहाँ पहुंचेगा भाई साहब, डेंड्राइट पर। कहाँ पर पहुंचेगा, डेंड्राइट यानी कि दुर्मिका पर। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, दुर्मिका पर। तो शरीर के किसी भी ग्राही से जो सबसे पहले मैसेज पहुंचा वो कहाँ पहुंचा, डेंड्राइट पर। फिर डेंड्राइट से चलता हुआ, इसको तो मैं कलर चेंज कर लेता है, डेंड्राइट से वो चलता हुआ कहाँ पहुंचा भाई साहब, कोशिका बॉडी में। ये जो हमारी अंदर है ना, ये कोशिका बॉडी है। ये क्या है, अंदर हमारी क्या, कोशिका बॉडी। तो यहाँ पर वो मैसेज है पहुँच गया, यहाँ पर मैसेज पहुँच गया। ठीक है, और ये बीच में जो पीला पीला है ये हमारा केंद्रक है। तो सबसे पहले मैसेज कहाँ, शरीर के किसी भी ग्राही अंग से पहुँचा डेंड्राइट तक, डेंड्राइट से पहुँचा वो कहाँ पर, कोशिका बॉडी में, और कोशिका बॉडी में से ये निकलता हुआ जाता है कहाँ से, एक्सॉन से। एक्सॉन यानी कि तंत्रिका अक्ष से। तो ये यहाँ से निकलता हुआ कहाँ पहुँचता है भाई साहब, कोशिका यानी कि न्यूरॉन के अंतिम सिरे तक। कहाँ पर पहुँच जाता है, ये है न्यूरॉन के अंतिम सिरे। तो ये अंतिम सिरे पर पहुंच गया। अब अंतिम सिरे के बाद यहाँ पर एक खाली स्थान होता है। तो इस खाली स्थान में क्या होते हैं कि ये जो अंतिम सिरे होते हैं ना, यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको गोल टाइप के दिख रहे हैं, बंटे टाइप के, ये क्या करते हैं, एक प्रकार का विद्युत रसायन निकालते हैं। तो ये एक प्रकार का रसायन है, वो यहाँ पर ऐसे ऐसे भर जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, भर जाता है। अब ये यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है इस विद्युत रसायनों में बहता हुआ चला आएगा और फिर पहुंच जाएगा दूसरे के कहाँ पर, डेंड्राइट तक, यानी कि दूसरे के दुर्मिकाओं तक। फिर दुर्मिका से कहाँ पहुंचेगा भाई साहब, तंत्रिका कक्ष में यानी कि कोशिका बॉडी में। फिर यहाँ से पहुंचेगा ये एक्सॉन में, और एक्सॉन से होता हुआ फिर अंतिम सिरे में, और अंतिम सिरे से होता हुआ फिर से ये खाली स्थान में होते हुए फिर पहुंच जाएगा या तो हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, यानी कि हमारे ह्यूमन ब्रेन तक पहुंच जाएगा, या फिर पहुंच जाएगा ये हमारे मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सिनेप्स से वो क्या करता है, काम करता है। ठीक,
चलिए देखते हैं अब आगे और अगली चीज़ हमारे पास में यहाँ पर क्या है। तो अगला यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन बन के आ जाता है और वो क्वेश्चन है कि तंत्रिका पेशी संधि किसे कहते हैं। तंत्रिका पेशीय संधि। तो तंत्रिका कोशिका के पास में ही आपके एनसीईआरटी का ये चित्र बना हुआ होता है, जिसमें ये यहाँ से चली हुई आती है क्या, ये यहाँ से चली हुई आती है तंत्रिका काक्ष, और ये यहाँ पर चली आती है ये तंत्रिका का अंतिम सरा, और ये क्या करती है हमारी मसल्स में ऐसी बिल्कुल टच की हुई होती हैं। ये बिल्कुल यहाँ से इस पे चिपकी हुई होती हैं, बिल्कुल नियरली टच की हुई होती हैं, ऐसी बिल्कुल ऐसी क्या हुई होती हैं, त्वचा में धसी हुई होती हैं। अब एक मोटर न्यूरॉन के तंत्रिका सिरे और मांसपेशियों के बीच जो संपर्क बिंदु होता है उसे ही तंत्रिका पेशीय संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका पेशीय संधि। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वो क्या है? एक मोटर न्यूरिका के तंत्रिका के अंतिम सिरे। तो भाई साहब ये तंत्रिका के क्या होगा? अंतिम सिरे। अंतिम सिरे और एक मांसपेशी के बीच का जो संपर्क बिंदु है, ठीक है, ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी एक मांसपेशी है। ये जो गोल गोल आपको दिख रही है ना, ये पाइप के जैसा, ये हमारी मांसपेशी है। तो मांसपेशी और हमारी न्यूरॉन का जो अंतिम सिरा है उनके बीच का जो संपर्क होता है उसको ही तंत्रिका पेशीय संधि कहते हैं। और ये इसमें कुछ इस प्रकार से धसी हुई होती है ताकि हमारी मांसपेशी को तुरंत सिग्नल मिल जाए और हम क्या अपना तुरंत हाथ है कहीं से हटा लें, या जो हमारे पास में क्रिया हुई है उसके प्रति हम लोग प्रतिक्रिया कर पाएं। तो इसको बोलते हैं क्या? तंत्रिका पेशीय संधि। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और आगे आ जाते हैं भाई साहब सबसे हमारा इम्पोर्टेंट, ये हो है भैया हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बना लेना है। एक क्वेश्चन में लिख लेना है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसे चित्र सहित समझाइए। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसे चित्र सहित समझाइए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन एक स्वतः स्फूर्त मतलब बहुत ही फुर्तीली, तेज और अनैच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? तेज और अनैच्छिक क्रिया है जो किसी उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस के प्रति बिना सोच विचार के केवल मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से होती है। इसमें मस्तिष्क की सीधी भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, अभी क्यों होती है जरा ध्यान से देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया हमें अचानक होने वाले खतरों या हानिकारक स्थितियों से बचाने के लिए होती है। अचानक जो हमले होते हैं या खतरे होते हैं उनसे बचाने के लिए होती है। या क्या करती है? समय बचाती है, क्योंकि संदेश सीधे मेरुरज्जु से जाकर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, मस्तिष्क तक जाने का समय नहीं लगता है। अब इस चित्र को देखिए जरा, इस चित्र को आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये यहाँ पर क्या जल रही है? मोमबत्ती। ये यहाँ पर क्या जल रही है? मोमबत्ती। और मोमबत्ती से ये जो ज्वाला निकल रही है, ये हाथ ने टच किया। क्या किया? इससे मोमबत्ती को हाथ ने टच किया। जो मोमबत्ती की ज्वाला है इसको हाथ ने क्या किया? टच। हाथ ने टच किया तो यहाँ से सीधे हमारी जो पेशियाँ हैं, अब पेशियाँ हैं यानी कि जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं ना, ये सब चीज़ें ये पढ़ के आए हैं, ये पेशी मान के चल लीजिए कि ये इसको टच कर रही है मोमबत्ती को। तो देखिए हाथ की पेशी ने जैसे ही इसको टच किया तो तुरंत यहाँ से जो एक्सॉन वाली जो यानी कि जो न्यूरॉन वाली जो अंतिम सिरा है उसने मैसेज भेज दिया कि भाई कुछ गर्म चीज़ आ रही है। तो यहाँ से ये सीधी सीधी गई और कहाँ पर पहुँची? स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि मेरुरज्जु में। कहाँ पर पहुँची? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु में। और मेरुरज्जु ने आदेश दे दिया भाई साहब कि तू अपने हाथ को उठा ले, अपने हाथ को क्या कर ले? उठा ले। तो तुरंत यहाँ से मसल्स के पास में सिग्नल आया, यहाँ पर मसल्स के पास में सिग्नल आया और इसने क्या कर लिया? हाथ को उठा लिया। देखिए जरा कैसे। तो ये कुछ ऐसे कार्य करती है। ये तुरंत ही जैसे ये आगे बढ़ी, देखिए जरा ये क्या हुई, इसको समझिए। अरे कहाँ गया भाई? हाँ देखिए, ये तुरंत इसने आगे पकड़ी, यहाँ से हाथ को गर्म महसूस किया। गर्मी जैसे यहाँ से अपन को महसूस हुई तो यहाँ से सिग्नल पहुंचा तंत्रिका के अंतिम सिरे। ठीक है, अंतिम सिरे से वो होता हुआ कोशिका में होता हुआ कहाँ पहुंचा? न्यूरॉन में होता हुआ, न्यूरॉन से होता हुआ सबसे पहला कोशिका में, कोशिका से पहुंचा वो एक्सॉन में, एक्सॉन से होता हुआ सीधा पहुंचा अंतिम सिरे, और अंतिम सिरे से होता हुआ पहुंचा कहाँ पर? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत आदेश दिया कि भाई साहब हाथ उठा ले, दिमाग तक नहीं पहुंचना है, हमारा जो ब्रेन है वो आगे है,
ब्रेन तक ये चीज़ नहीं पहुंचेगी। स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत मसल्स को आदेश दिया कि भाई साहब हाथ उठा ले, तो इसने हाथ उठा लिया और हम जलने से बच गए। अब सोचो यदि मैसेज कहाँ तक पहुंचता, हमारे मस्तिष्क तक जाता, तो फिर हमारा हाथ और जल जाता, क्योंकि मस्तिष्क पहले सोचता अरे ये इन्फॉर्मेशन तो है कि आग से हम जल जाते हैं, तो वो कहता कि अरे उठा ले, तब तक तो हाथ क्या होता, जल जाता। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हम गर्म वस्तु को छूते हैं या हमें पैर में कांटा चुभता है, तो इसमें मस्तिष्क नहीं भाग लेता है, तुरंत ही हम पाँव उठा लेते हैं या हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि मसल्स से एक्सॉन से होता हुआ सीधा का सीधा सिग्नल कहाँ पहुँचता है, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से सीधा मसल्स में, और मसल से सीधा हम लोग हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण में क्या है हमारा, सबसे पहले देखिए इसको समझिए जरा क्या है कि मेरुरज्जु के उदाहरण या प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण यहाँ पर क्या है। तो गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत खींच लेते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। आंख में धूल जाने पर पहले पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। पैर पर कांटा चुभने पर पैर सीधा खींच लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाक में मिर्ची लग जाने पर हमें छींकें आ जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। और तेज रोशनी पर हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, यानी हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोग इनको ध्यान से समझते हैं। ठीक, अब देखिए जरा क्या होता है, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से एक चित्र के माध्यम से भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए जरा, प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग समझना है या यह कैसे काम करती है, और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग क्या है या प्रोसेस क्या है, तो वह क्रम जिसमें संदेश उत्तेजना से प्रतिक्रिया तक पहुंचता है, यानी कि स्टूमुलाई से कहाँ पर पहुंचता है, रिस्पॉन्स तक पहुंचता है। तो उत्तेजना क्या है, जैसे गर्म वस्तु को छूना। अब यहाँ पर देखिए ये एक गर्म चीज़ का ये हत्था रखा हुआ है या डंका रखा हुआ है। ठीक है, इसमें से ये भाप निकल रही है गरम गरम। तो त्वचा में ग्राही, तो भैया ग्राही इसमें क्या है, ऊष्मा या दर्द। तो त्वचा जो हमारा ग्राही है, जो कि ऊष्मा या दर्द को महसूस करता है, तो त्वचा ने यहाँ पर ऊष्मा या दर्द को महसूस किया, महसूस करके इसने भेज दिया कहाँ पर भाई साहब, मैसेज संवेदी तंत्रिका कोशिका को। किसको भेज दिया, संवेदी तंत्रिका कोशिका को। संवेदी तंत्रिका कोशिका चली गई और ये कहाँ पर जाती है, सीधी की सीधी कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी कि मेरुरज्जु तक। ये जो हमारी मसल्स दिख रही है किसकी है, मेरुरज्जु तक। तो मेरुरज्जु तक ये पहुंचा और मेरुरज्जु ने भाई साहब मैसेज कर दिया कि अरे तेरे को तो गर्म लग रहा है। तो तुरंत यहाँ से मैसेज आया कि हाँ भाई, इसने मसल्स को मैसेज दिया, जो भुजा की हमारी पेशी है, इसको कह दिया कि भाई साहब तू हाथ उठा ले, तू हाथ उठा ले ऊपर। तो ये क्या करता है, अपना हाथ ऊपर उठा लेता है। फिर बाद में ये मस्तिष्क तक ये मैसेज पहुंचता है कि देख तुझे गर्म लगाता भी, इसलिए तूने हाथ उठा लिया, तो अगली बार से समझ जाना कि तू क्या करना, जल्दी से हाथ उठा लेना। तो ये हमारे मस्तिष्क में बाद में संदेश पहुंचता है। ठीक है, तो अब आप लोग प्रतिवर्ती क्रिया कैसे काम करती है इसको जल्दी से समझ गए होंगे। ठीक है, ग्राही क्या करता है, त्वचा में संवेदी कोशिका होती है, संवेदी तंत्रिका संदेश को मेरुरज्जु तक ले जाती है, और मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिका संदेश को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाती है और गतिमान कोशिका प्रतिवर्ती क्रिया से आज्ञा लेती है, और कर्मी अंग जैसे कि हाथ की मांसपेशियों जो हाथ को सिकोड़ लेती हैं, ये इस प्रकार से प्रोसेस होती है। कैसे, ये गर्म या ऊष्मा या दर्द को त्वचा जो कि ग्राही है इसने ग्रहण किया, त्वचा जो ग्राही है इसने क्या किया, ग्रहण किया। ग्रहण करके ये ऊष्मा सीधी ले गई कहाँ पर, संवेदी तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका कनेक्ट होती हुई बहुत सारी कोशिकाएं सीधी कहाँ पहुंची, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु ने आदेश दिया किसको, ये भैया अपने कार्यकर पेशी या भुजा को। इसने मैसेज दिया तुरंत कि भैया चलो प्रेरक तंत्रिका कोशिका को, इसको आदेश दिया कि तू हाथ उठा ले, तो इसने हाथ ऊपर की तरफ उठा लिया। फिर बाद में कहाँ पर पहुंचेगा मैसेज, दिमाग को, कि तेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से एक प्रतिवर्ती क्रिया क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझ लिया प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कार्य करती है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े से और क्या। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। अच्छा, देखिए जब हमें दिमाग हमारा काम कर ही रहा था, रिस्पॉन्स दे रहा था, तो हमें प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें क्या हो जाता है, हम लोग तुरंत जल्दी हाथ हटा लेते हैं, तो हाथ जलने से बच जाता है, खतरे से बचाते हैं। तो इसके कार्यों को मैंने और अच्छे तरीके से लिख दिया, जैसे अचानक खतरों से बचाव,
हम जलने, चोट लगने या अन्य खतरनाक स्थितियों से तुरंत बचा लेती है। जैसे गर्म लोहे को छूते ही हाथ खींच लेते हैं, दिमाग इसमें टाइम लेगा। दूसरा है समय की बचत। संदेश सीधे मेरुरज्जु से जाकर प्रतिक्रिया देता है, मस्तिष्क तक जाने में समय नहीं लगता है, जिससे प्रतिक्रिया पल भर में हो जाती है। जीवित रहने के लिए जरूरी भी है। खतरनाक परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया हमारे जीवित रहने की संभावना है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आप लोग रामलाल टाइप के यहाँ पर बन के खड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब एक ये रामलाल। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, जरा समझिए, ये आप लोग खड़े हुए हैं। अब आपकी तरफ किसी ने गोली चलाई, एक बंदूक से आपकी तरफ किसी ने क्या चला दी, एक गोली चला दी, ठीक है, आपकी तरफ किसी ने क्या चला दी, एक गोली चला दी, किसी ने क्या चला दी, एक गोली। तो गोली अब आपकी तरफ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो आप क्या दिमाग में सोचोगे कि मुझे क्या करना, नहीं, जैसे गोली आपकी तरफ आएगी आप तुरंत ऐसे हट जाओगे, तुरंत क्या कर जाओगे, आप लोग वहां से हट जाओगे, ठीक है। या फिर देखिए, इसको समझिए कि आपको पीछे से कोई ऐसा सुई है, ऐसी चुभा रहा है, तो आप सोचोगे नहीं कि ये क्या हो रही है, सुई को चुभते ही आप लोग तुरंत वहां से हट जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम खतरनाक स्थितियों में जो खतरनाक स्थितियां हमारे सामने आती है तो हम तुरंत उससे बच जाते हैं, ठीक है। जैसे पाँव है, मान के चलो एक कांच का टुकड़ा, यहाँ पर बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, अब आपका पाँव इस पे पड़ता है तो आप ये सोचते हो कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तुरंत ही उठा लेते हैं ऊपर, क्योंकि खतरनाक स्थिति है, इसलिए हम जीवित बच जाते हैं, वरना तो ना जाने कब के हम इस गोली से मर गए होते, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमें खतरनाक स्थितियों से बचाती है, ठीक है। मस्तिष्क का बोझ कम करना। साधारण और बार बार होने वाली त्वरित क्रियाओं के लिए मस्तिष्क को परेशान करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए, कोई आपको क्या कर रहा है, चोट लग रही है, मतलब जैसे कि आपको गर्म वस्तु को छूते हैं या तेज प्रकाश आता है, तो दिमाग को समझाना नहीं पड़ता है कि भाई कर ले ये काम, उसको थोड़ा रिलैक्स चाहिए है, दिमाग थोड़ा को कम बोझ होता है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया जो मेरुरज्जु है वो संभाल लेती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दिमाग को बोझ कम करता है। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जिनकी वजह से प्रतिवर्ती क्रिया की हमें आवश्यकता होती है, ओके। अगला देखिए, अगला जो है हमारा पॉइंट नंबर 6, मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन, ये है भाई साहब हमारा नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल सेंटर, और इसको पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भैया। ये हमारी बॉडी का क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्रधानमंत्री है। ये अपनी बॉडी का क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, जो कि दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। अब आइए जल्दी इस पीएम को हम लोग अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लेते हैं कि ये अपना ये प्रधानमंत्री है, मेन जो चीज़ है वो क्या है। तो देखिए जरा, सबसे पहले दिमाग की परिभाषा दिमाग की परिभाषा मैं दिमाग से दे रहा हूँ, तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ब्रेन की परिभाषा ब्रेन से दे रहा हूँ, तो आप अपने ब्रेन में बैठा लेना। तो देखिए, मानव मस्तिष्क एक जटिल तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, ठीक है। जटिल तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, जो हमारे विचार, स्मृति, इंद्रिय, अनुभव, भावनाओं और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। हमारे विचार, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी याद है, जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, और जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारी भावनाएं हैं, सुख दुख, और शरीर की जितनी भी सभी क्रियाएं हैं, इनको कंट्रोल करना का जो काम है, या जो जिनको कंट्रोल करता है वो कौन है, हमारा मस्तिष्क, ठीक है, यानी कि हमारा दिमाग। और यह खोपड़ी और मस्तिष्कावरण से सुरक्षित रहता है तथा इसमें तंत्रिकी कोशिकाओं का विशाल नेटवर्क होता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का क्या नेटवर्क होता है, विशाल नेटवर्क ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है, बहुत विशाल। अब मस्तिष्क के भाग देख लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला हमारा अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, दूसरा है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। तो देखिए जरा, इनको मैं आपको यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में। ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, यानी कि इतना ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसा ऐसा ये हिस्सा, ये क्या है, हमारा अग्र मस्तिष्क यानी कि माथे साइड वाला, ये हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क। और ये जो बीच में आपको ये जो वाइट वाइट का यहाँ पर ये जो इतना दिख रहा है ऐसा, ये इतनी चीज, ये हमारा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और फिर आपको ये जो यहाँ से
इतना इतना ये जीवा ए वाली चीज और इतना इतना आपको ये जो चीज दिख रही है ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, यानी कि हिंड ब्रेन। तो अब आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ इनको? हाईलाइट। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क ये आगे वाला, और ये मध्य मस्तिष्क ये हमारा कहाँ वाला? अंदर वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा, और पश्चिम मस्तिष्क यानी कि ये यहाँ से इतना हिस्सा। ठीक है, आप देखते हैं एक एक हिस्से को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और आप अपने ह्यूमन ब्रेन को यानी कि पीएम को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने अग्र मस्तिष्क को। किसको? अग्र मस्तिष्क को। तो इसके लिए कलर चेंज कर लिया जाता है। अग्र मस्तिष्क को समझते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। तो देखिए जरा क्या है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग जो उच्च स्तरीय सोच, निर्णय, सीखने, भावना और संवेदनाओं का केंद्र होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे विकसित भाग है। और उच्च स्तरीय की सोच जो हाई थिंकिंग है, अच्छे निर्णय लेना है, सीखना है, भावनाओं को कंट्रोल करना है, तो ये किसके द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। अब अग्र मस्तिष्क के देखो प्रमुख भाग, एक होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। ये सबसे बड़ा भाग है जो कि दो गोलार्धों में विभाजित होता है। तो इसको मैं आपके लिए हाईलाइट यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्रमस्तिष्क है। इतना जो एरिया यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर दिया ये क्या है? हमारा प्रमस्तिष्क। ये देखिए ये लिखा हुआ हमारा प्रमस्तिष्क, और ये किसका भाग है? ये है अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है अगला? इसके बाद में अगला है हमारा घ्राण लोब यानी कि ओल्फैक्टरी लोबल्स। ये गंध की पहचान करता है। तो यहीं पर ये हमारा इस साइड में होगा क्या? घ्राण लोब। और फिर है थैलेमस व हाइपोथैलेमस जो कि संवेदना और हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो देखिए ये जो यहाँ पर हमारे पास में है ये क्या है? हाइपोथैलेमस। इतना सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तीन कुछ हिस्से होते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? सबसे पहला तो है हमारा ये प्रमस्तिष्क जो कि ये यहाँ पर है। फिर है घ्राण लोब जो कि गंध की पहचान करता है, ये यहीं पर इसके आसपास है प्रमस्तिष्क के। फिर होता है थैलेमस व हाइपोथैलेमस। तो ये देखिए यहाँ पर जो इतना छोटा सा हिस्सा है ये क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। और यहीं पर ये थैलेमस होगा। अब देखो तो इसके समझ लेते हैं हम लोग कार्य की कौन कौन से कार्य करता है। तो भाई हम्म तो देखो सबसे पहले सोचना, तर्क करना और योजना बनाना ये हमारे अग्र मस्तिष्क का कार्य है। इच्छानुसार गति नियंत्रित करना, जैसे हाथ पैर हिलाना, हाथ हिलाना है कि पैर हिलाना है, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा। संवेदनाओं की पुष्टि करना, जैसे देखना, सुनना, गंध को पहचानना, स्वाद को पहचानना, स्पर्श को समझना, ये सब किसके द्वारा? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। सीखना और याद रखना ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा। भावनाओं का नियंत्रण, जैसे कब खुश होना है, कब दुख होना है, कब गुस्सा करनी है ना, कब बहुत बहुत चुलबुला के हंसना है, कब शेर के जैसा गुस्सा हो जाना है, कब बहुत ही ज़्यादा क्या कर जाना, दुखी हो जाना है। तो ये सब भावनाएं हैं किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। और हार्मोन का कंट्रोल होता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, एक एक करके ध्यान से समझते जाइए। अग्र मस्तिष्क के बाद आ जाता है हमारा कौन सा? इसको मैं अलग कलर से यानी कि इससे करता हूँ। अग्र मस्तिष्क के बाद आ जाता है हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित छोटा सा भाग होता है जो मुख्य रूप से दृष्टि, श्रवण और से जुड़ी त्वरित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि देखना और सुनने वाली क्रियाओं को ये जल्दी से क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये है कहाँ पर। तो ये दिख रहा है आपको मध्य में, इसको मैं अलग पेन से
हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, इससे, हाँ। तो ये यहाँ पर जो आपको इतना दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क, नहीं मध्य मस्तिष्क। ये क्या है हमारा, मध्य मस्तिष्क। ये क्या है हमारा, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा, ये क्या है हमारा, मध्य मस्तिष्क, ठीक। और इतना जो इसमें ये जो दिख रहा था ना आपको, ये वाला, ये क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस, जो कि भाग किसका है, हमारे अग्र मस्तिष्क का। और जो ग्रीन ग्रीन है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसके जरा कार्य कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो इसका कार्य है क्या करना, कि आँखों की गति को नियंत्रण करना। आँखें की गति को क्या करना, नियंत्रित करना, यानी कि पलकें झपकाना, पलकों को झपकाना है कि नहीं झपकाना है, कितनी झपकाना है, ठीक है। ये क्या है, किसका कार्य है ये भाई साहब, आँखों की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। दृष्टि से संबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे तेज रोशनी पड़ने पर आँखों को सिकोड़ना, मध्य मस्तिष्क के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो आँखों को सिकोड़ लाता है कौन, मध्य मस्तिष्क। और श्रवण प्रतिक्रिया, जैसे कि अचानक तेज आवाज़ सुन करके अपना सिर घुमाना, जैसे कोई चिल्लाता है तो अपन तुरंत देखते हैं कि अरे भाई कौन है, तो ये होता है किसके द्वारा, मध्य मस्तिष्क के द्वारा। अग्र व मध्य मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान भी करता है और अग्र और पश्चिम मस्तिष्क को भी जोड़ देता है। ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को ये जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। ये इनको जोड़ने का काम भी करता है। ये भाई कहाँ चला गया तू, मध्य मस्तिष्क, ये है भैया बना क्या, मध्य मस्तिष्क यहाँ पर ऐसा भरा हुआ, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क के साथ कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित कर देता है, लेकिन उसके साथ में मिलकर के। अब बचा हमारा लास्ट, तो लास्ट है भैया कौन सा हमारा, जरा इसको और देख लेते हैं इस कलर से, हाँ। तो पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। तो देखिए जरा, हिंड ब्रेन को सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हिंड ब्रेन को क्या कर देता हूँ, हाईलाइट। तो देखिए ये जो है यहाँ पर, ये इतना हिस्सा, ये हमारा क्या है, हिंड ब्रेन है। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा हिंड ब्रेन, ठीक है। ये इतना हिस्सा क्या है हमारा, हिंड ब्रेन है। ये इतना हिस्सा क्या है हमारा, हिंड ब्रेन का, ठीक है। अब देखिए जरा, पेन और कलर, हाँ। तो देखिए हिंड ब्रेन, ये लिखा है हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। इसके प्रमुख 3 भाग हैं, एक तो हमारा पोन्स है, मेडुला है और अनुमस्तिष्क है। तो पोन्स समझ के वो साबुन वाला पोन्स मत समझना कि ये पाउडर वाला पोन्स है, ठीक है। ये हमारे दिमाग में पाया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क के कार्य, जो कि ये यहाँ पर इतना जो ऐसा ऐसा बढ़िया फूल टाइप का बना हुआ है ना, ऐसा 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 डिजाइन टाइप का, यानी कि ये वाला हिस्सा अनुमस्तिष्क। सबसे पहले इसी के हम लोग कार्य देख लेते हैं। तो शरीर का संतुलन बनाए रखना यानी कि बैलेंस बनाए रखता है, मांसपेशियों के बीच समन्वय रखता है यानी कि मांसपेशियों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। स्वैच्छिक क्रियाओं की सटीकता, जैसे शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखना, जैसे खेलते समय, नाचते समय कोई पोज बनाते हैं ना, खेलते टाइम पर ऐसे मुड़ जाते हैं, नाचते टाइम पर अलग अलग मांसपेशियों को, हाथ को मोड़ते हैं, कमर को मोड़ते हैं, तो ये सब क्या किसके द्वारा कंट्रोल होता है, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क के द्वारा। और पेन को उठाना, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम पेन को उठाते हैं, तो ये काफ़ी मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। पेन को उठाना, पेन को उठाना मस्तिष्क के किस भाग से कंट्रोल होता है, तो वो होता है अनुमस्तिष्क के द्वारा। यानी कि हम हाथों से कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, उसको कैसे उठाते हैं, जो पकड़ बनाते हैं, तो वो किस दिमाग के द्वारा कंट्रोल होती है, मस्तिष्क के, तो अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सेरिबेलम का कार्य। अब देख लेते हैं मेडुला। तो मेडुला भैया देखिए, मेडुला यहीं पर पाया जाने वाला ये छोटा सा हिस्सा, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मेडुला। तो मेडुला श्वसन गति को नियंत्रित करता है, जल्दी जल्दी से सांस लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित यानी कि हृदय की धड़कन को कम करना, जैसे दौड़ के आते हैं तो तेज करना, फिर इसको धीरे धीरे कंट्रोल कौन करता है, ये हमारा मेडुला। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना, और पाचन, निगलना, उल्टी करना जैसी सभी अनैच्छिक क्रिया हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, मेडुला के द्वारा, ठीक है। पाचन, भोजन खाना, उल्टी करना, सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा। और रक्तचाप यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी भी इसके द्वारा कंट्रोल होता है,
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इनके कार्य भी हो गए। अब लास्ट बच जाता है हमारा पोन्स के कार्य। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। नींद और जागृति यानी कि नींद आना कंट्रोल किसके द्वारा, हमारे पोन्स के द्वारा। और जागना भी किसके द्वारा होता है, जैसे नींद नहीं आती ना कभी कभी, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पोन्स नामक जो दिमाग का हिस्सा है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। जिनका बढ़िया तरीके से करता, मस्त नींद आ जाती है, भी भयंकर तरीके से बढ़िया सो जाते हैं अच्छे तरीके से। और जागना, जब सुबह सुबह से उठते हैं ना, ऐसी बासी सी करते हैं, अरे मम्मी अभी नहीं उठना है, बहुत नींद आ रही है। तो यानी कि आपका जो पोन्स है वो आपको कह रहा है कि भाई अभी मत उठ। ठीक है, तो ये नींद आना और जागृति की अवस्था को नियंत्रित करता है। और श्वसन की जो दर है उसको भी कंट्रोल करता है, कौन, हमारा ये पोन्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मस्तिष्क के सभी भागों को अच्छे तरीके से समझ लिया। अग्र मस्तिष्क ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारा मध्य मस्तिष्क, और फिर ये हमारा ये पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से पूरा का पूरा दिमाग है वो काम करता है। और इसके नीचे से निकली हुई होती है हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड, जो कि शरीर के विभिन्न भागों तक जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारा प्यारा सा दिमाग। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब आगे आ जाती है एक महत्वपूर्ण चीज, जिसमें क्या लिखा है, ये यहाँ पर नहीं चल पाएगा, तो इससे और क्या मैं हाइलाइटर से काम चला लूँ। ओ, हाइलाइटर के लिए तो इसको मैं ले, हाँ देखिए कि इस पे, हाँ इस पे ठीक रहेगा। तो देखिए अपन को क्या करना है, मस्तिष्क की सुरक्षा और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए काम बताना है, कि मतलब मस्तिष्क है वो कैसे सुरक्षित रहता है, हमारा जो दिमाग है वो कैसे सुरक्षित रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क की सुरक्षा के उपाय लिखिए, और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए उपाय लिखिए। तो पहला है हमारी खोपड़ी। तो यह एक मजबूत अस्थि संरचना होती है जो कि मस्तिष्क को चारों ओर ढक करके रखती है और फिर बचाती है। तो देखिए ये हमारी जो यहाँ पर इतनी ये जो चारों ओर ऐसी जो फैली हुई संरचना है ना, ये हमारी क्या है, खोपड़िया है। ये हमारी क्या है, खोपड़िया है, जो कि अस्थियों की बनी होती है, यानी कि हड्डी की ये बनी हुई होती है। ठीक है, ये तो ये कपाल है, खोपड़ी है, तो ये हमारे दिमाग को बचाती है। ठीक है, दूसरी, 3 परतों वाली झिल्लियां पाई जाती हैं, ड्यूरा, मैटर और एरेनाइड, एरेक्नाइड, एरेक्नाइड। ठीक है, ड्यूरा, मैटर और एरेक्नाइड, मैटर और पिया मैटर, ये झिल्लियां मस्तिष्क को झटके और संक्रमण से बचाती हैं। तो देखिए जरा इस चित्र में देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर 3 हैं वो लाइनें बनी हुई हैं। एक लाइन ये बाहर वाली, अरे इससे तो सारी ही लाइनें हो गई, अरे भाई हाँ, इसको मैं पेन ले लेता हूँ। तो देखिए आप लोग देखेंगे 3 लाइनें, एक लाइन यहाँ पर बनी हुई है, कलर को ही चेंज कर दिया। हाँ, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, और लास्ट वाली तो ये खोपड़िया है। तो ये 3 लाइनों से ये जो 3 लाइनें ये बनी हुई हैं, ये डिजाइन के लिए नहीं बनी हुई हैं, ये क्या है, हमारी 3 ठैया झिल्लियाँ हैं। कौन कौन सी झिल्ली है भाई साहब, तो ये झिल्ली है आपकी कौन सी, एक ड्यूरा, एक है मैटर और एक है एरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर, ये कौन सी हैं, 3 झिल्लियां हैं। ध्यान से इनके नाम दीजिए, मैटर मैटर सभी में है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर, ये झिल्लियां मस्तिष्क को झटकों और संक्रमण से बचाती हैं। यानी कि कभी कभी हमारे दिमाग में झटका लग जाते हैं ना, जैसे किसी ने कोई ऐसे थप्पड़ मार दिया तो झटका ही टाइप का तो लगता है, तो उन झटकों को ये बचाती हैं। अगला है मस्तिष्क मेरु द्रव यानी कि CSF, मस्तिष्क मेरु द्रव, ये क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क के चारों तरफ बहने वाला द्रव जो कि झटकों को अवशोषित कर लेता है और सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए कोई भी झटका है, यदि वो हमें घलता है तो यदि उसमें द्रव भरा हुआ है तो वो झटकों को कम कर देता है। तो हमारे मस्तिष्क के चारों ओर एक द्रव बहता है जो कि है कौन सा, मस्तिष्क के मेरु द्रव यानी कि CSF। जैसे सीमा पर होते हैं BSF के जवान, तो हमारे दिमाग की सुरक्षा के लिए कौन होता है भैया, CSF यानी कि मस्तिष्क मेरु द्रव। ठीक है, ये क्या करता है भाई साहब, झटकों को अवशोषित कर लेता है और सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है खोपड़ी की आकृति, गोल और मजबूत आकृति सिर पर लगने वाले
बल को समान रूप से वितरित कर देती है और हमें चोट नहीं लगने देती है। कभी कभी हम सिर पर देखिए पानी भरने जाते हैं तो बड़ी बड़ी गुंडी रख के लाते हैं, या हम कोई भारी बोझ उठाते हैं सर पे, तो उसकी गोल आकृति है और मजबूत आकृति है, जिससे जो बल होता है वो सभी जगह बट जाता है, तो हमें कम चोट लगती है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी मस्तिष्क की सुरक्षा। अब देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि किसकी सुरक्षा, हमारी मेरु रज्जु की सुरक्षा। तो आइए भाई साहब मेरु रज्जु की सुरक्षा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है इसमें कशेरुका। रीढ़ की हड्डियों एक सुरंग की जैसी संरचना बनाती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा क्या है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो कि एक सुरंग टाइप की है और इसके अंदर रहता है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कशेरुका। दूसरा है मेनिजीज की परतें, वहीं तीन झिल्लियों जैसे कि मस्तिष्क के चारों ओर होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भी चारों तरह से घेरे रहती हैं। ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर। स्पाइनल मेरुद्रव, स्पाइनल मेरुद्रव इसमें भरा रहता है मस्तिष्क मेरुद्रव, इसमें स्पाइनल मेरुद्रव CSF। ये स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ बहता है और झटकों से बचाता है। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन, जैसे हमारी कमर मुड़ जाती है ना, जैसे चाहे हम लटक जाते हैं, लचक जाते हैं, तो रीढ़ की हड्डियां आपस में बहुत ही लचीली तरीके से जुड़े होती हैं, जिससे ये झुक जाती हैं और अंदर के स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क की सुरक्षा और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं कि अब हमारे पास में यहाँ पर क्या चीज़ आ गई है। तो यहाँ पर देखिए एक भैया टॉपिक यहाँ पर रह गया था जो कि आप लोगों को प्रतिवर्ती क्रिया और मस्तिष्क के बाद पढ़नी थी, तो उसको है अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी कि कोई उद्दीपन हुआ है, उसके प्रति हमें क्रिया करनी है, तो उसको अनुक्रिया बोलते हैं। तो अनुक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक। कैसी होती है? ऐच्छिक। अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे कि बोलना और लिखना। कब लिखना है, कब बोलना है, ये एक ऐच्छिक अनुक्रिया है जो कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरी है अनैच्छिक, मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया ये अनैच्छिक क्रिया है, सांस लेना, ठीक है, और दिल का धड़कना। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मेरा दिल रुक जा, तो आपका दिल है वो धक धक कहना रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये कैसी है? अनैच्छिक क्रिया। अगली है प्रतिवर्ती क्रिया। ये किसके द्वारा होती है? मेरु रज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है, जैसे गर्म वस्तु को छूते ही हाथ उठा लेना। तो अनुक्रिया ध्यान रखना तीन प्रकार से यहाँ पर होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आ जाते हैं हम लोग हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में यानी कि अंतःस्रावी तंत्र में। अब देखिए आपने अभी क्या पढ़ लिया था, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाई साहब, मैंने आपको सिस्टम समझाया था सारा का सारा, ये वाला देखिए इसको समझाया था कि जंतुओं में समन्वय। तो तंत्रिका तंत्र को समझाया था, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें अपन ने ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को समझ लिया। फिर अपन ने इसको भी समझ लिया, PNS को भी समझ लिया। ठीक है, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं कपालीय तंत्रिकाओं को और मेरु तंत्रिका, इन सभी को अपन ने समझ लिया। अब हमें समझना है ये वाला पोर्शन, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र वाला। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो कि हार्मोन के द्वारा होता है। तो आइए जल्दी से इनको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। कहाँ गया भाई साहब, कहाँ गया? तो आइए जल्दी से इनको समझ लेते हैं। तो आइए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं अंतःस्रावी तंत्र को, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का नेटवर्क जो हार्मोन का उत्पादन और स्राव करता है। अंतःस्रावी तंत्र क्या है? ग्रंथियों का ऐसा नेटवर्क है जो हार्मोन का उत्पादन यानी हार्मोन्स को बनाता है और उनका स्राव यानी कि उनको निकालता है। सबसे पहले तो अपने अंदर बना लेता है ग्रंथियों में, फिर उनको निकालता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है भाई साहब? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। और इन सभी को बोल देते हैं अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का उत्पादन और उनका निकलना अंतःस्रावी तंत्र है। अब हार्मोन क्या है भाई साहब? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में संदेश वाहक अणुओं की तरह काम करता है, संदेश वाहक अणुओं की तरह कार्य करता है।
तो देखिए जरा, हमारे शरीर में चाहे वो आपका गुड़िया जी हो, चाहे आपका वो गुड्डा जी हो, यानी कि चाहे आपका क्या हो, नर हो, चाहे आपका क्या हो वो माता हो, चाहे आपका वो देवाजी हो, चाहे आपकी वो देवी जी हो, ठीक है, ये मादा सभी में देखो एक प्रकार की बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं 3 ग्रंथियां। कौन सी? हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं 3 ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो ऐसे ही पाई जाती हैं ये मादा में भी, यानी कि देवी जी में। अब देखिए इसके बाद में होती है, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो गर्दन में जो हमारा कंठ होता है वहाँ पर अबटू ग्रंथि होती है, फिर उसी के नीचे होती है परावटू ग्रंथि, फिर होती है उसी के नीचे थाइमस ग्रंथि, ये उसके नीचे, ठीक। फिर हमारी किडनियों के ऊपर, ये जो हमारी 2 किडनियां हैं ना, इनके ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि, और ये हमारा यहाँ पर है क्या? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। और ये हमारा वृषण। तो हमारे जो नर है उसमें पाए जाने वाली ग्रंथियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9, टोटल 9 टाइप की यहाँ पर ग्रंथियां हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारे मादा यानी कि देवी जी में भी ग्रंथियां होती हैं। बस यहाँ पर एक चीज का बदलाव होता है। किसका? कि जो हमारा वृषण होता है वो यहाँ पर एक ही होता है। मतलब ये जो वृषण है वो, इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है, लेकिन ये जो ग्रंथि है वो एक है। लेकिन यहाँ पर इनका गर्भाशय एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाती है और इनकी ग्रंथि है वो अंडाशय, यानी कि एक चीज बढ़ जाती है जो कि है गर्भाशय, ठीक है। तो इतनी सारी ग्रंथियों को हमें समझना है, इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं वो समझना है, और इन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं वो समझना है, ठीक है। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर फिर से भैया हार्मोन की डेफिनेशन लिखी है तो पढ़ लेते हैं। हार्मोन एक विशेष रासायनिक संदेश वाहक है जो रक्त के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश पहुंचाते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में बड़े परिवर्तन ला सकती है। ये हमारे विकास, भावनाओं, ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म और प्रजनन में नियंत्रित करती हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले प्रमुख ग्रंथियां, उनके हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ है? हमारे दिमाग में है, और ये कुछ यहाँ पर है, और ये हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को ऐसा समझ लिए कि ये आदेश देने वाला सेनापति है। स्थान कहाँ होता है? मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर, ठीक है। इसका कार्य क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि को आदेश देना और कौन सा हार्मोन कब और कितनी मात्रा में छोड़ना है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि कौन सा हार्मोन कब और कितनी मात्रा में छोड़ना है, ऐसा आदेश देता है। किस ग्रंथि को? पिट्यूटरी ग्रंथि को, यानी कि पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। ये इसलिए इसको बोला गया है आदेश देने वाला सेनापति। और ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो ये हार्मोन निकालता है रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि GH ग्रोथ हार्मोन, और ये RH, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर निकालते हैं। आगे दूसरे भैया हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को बोल देते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोल देते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। तो ये यहाँ पर क्या है? हाइपोथैलेमस। ये यहाँ पर क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस। इसके नीचे ही पाई जाती है ये हमारी कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। कौन से हार्मोन निकालती है? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालती है? ग्रोथ हार्मोन। हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि व शरीर को समुचित विकास करने में सहायता होती है। हड्डियों और मांसपेशियों के जो विकास या वृद्धि करना है तो वो किसके द्वारा होती है? ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। और कौन निकालता है? मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। रोग, अगर ग्रोथ हार्मोन में हमें कमी हो जाए तो जिसकी कमी से हो जाते हैं हम बौनापन, और अगर अधिक हो जाए तो हमें हो जाता है जायटिज्म रोग। क्या हो जाता है? जायटिज्म रोग, यानी कि हम जरूरत से ज़्यादा क्या हो जाते हैं? लंबे। तो कमी से हो जाता है बौनापन और अधिकता से हो जाता है जायटिज्म रोग, ठीक है। तीसरी हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यानी कि ये हमारी अबटू ग्रंथि को क्या बोल देते हैं हम लोग? थायराइड ग्रंथि। ये हमारी अबटू ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। थोड़ा नीचे आ गए तो गर्दन में श्वास नली के चारों ओर पाई जाती है। ये ऊर्जा का नियंत्रण करता है।
हार्मोन कौन सा निकालती है थायराइड ग्रंथि? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। विशेष थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग, जिससे गला के जो है वो फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन, और आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग यानी कि गायटर हो जाता है, जिससे गले में हमारी सूजन हो जाती है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगली ग्रंथि हमारी अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? रक्त में शर्करा का प्रहरी है। स्थान कहाँ पर? ये पेट में आमाशय के पीछे यहाँ पर पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये देखिए, ये यहाँ पर पाई गई है। ये पराबटु ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, इनकी हमारी एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दी गई, इसलिए हम लोगों ने इनको स्किप कर दिया है। ठीक है, देखिए, तो अग्नाशय कौन सा हार्मोन निकालते हैं? तो इंसुलिन। ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से इंसुलिन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हमारी अधिवक्र ग्रंथि, जो कि आपातकालीन अलार्म की तरह कार्य करता है, जो कि हमारी किडनियों के ऊपर यहाँ पर पाई जाती है। हार्मोन कौन सा निकालती है? एड्रेलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेलिन। ठीक है, आपातकालीन स्थितियां जैसे कि डर, गुस्सा, खतरा और शरीर को तैयार करती है। अगर डर है, गुस्सा है, खतरा है, तो ये हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हम इन स्थितियों के सामने अपने आप को तैयार कर पाते हैं। और दोनों किडनियों के ऊपर ये पाई जाती है। प्रभाव क्या है? हृदय की गति और सांस की दर को बढ़ा देती है। मांसपेशियों तक रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है, और पाचन व त्वचा की रक्त आपूर्ति को घटा देती है। ठीक है, पाचन व त्वचा की रक्त आपूर्ति को घटा देती है। ठीक है, पाचन में और त्वचा में रक्त की आपूर्ति को क्या कर देती है? घटा देती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो अगला है भैया अंडकोश, जो कि पाया जाता है पुरुषों में। हार्मोन कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। इससे क्या होता है? गहरी आवाज दाढ़ी मुंह से निकल आती हैं, दाढ़ी मुंह से निकल आती हैं। पुरुष में यौन अंगों का विकास कौन करता है? अंडकोश से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अंडाशय, जो कि स्त्री यानी कि महिलाओं में निकलता है, हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। इससे स्तनों का विकास होता है, मासिक चक्र का नियंत्रण और स्त्री के यौन अंगों का विकास होता है। ठीक है, अंडाशय के द्वारा कौन निकलता है? एस्ट्रोजन। ठीक, तो ये भैया यहाँ पर पाया जाता है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, फीडबैक तंत्र ये क्या है? तो शरीर का स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। हमारा शरीर हार्मोन की मात्रा को अपने आप नियंत्रित करता है, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। उदाहरण है, रक्त का शर्करा बढ़ने पर अग्नाशय अधिक इंसुलिन को छोड़ता है, और शर्करा घटने पर इंसुलिन का स्राव कम कर देता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो शर्करा की मात्रा है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो इसको ही बोल देते हैं फीडबैक सिस्टम। अगला देख लेते हैं आगे क्या है। तो अगला आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने क्या किया है, जो सारे के सारे अपन लोगों ने ग्रंथियां को पढ़ लिया है। ठीक है, ग्रंथियां और उससे निकलने वाले हार्मोन्स। तो यहाँ पर एक छोटा का छोटा डिटेल में आपको समझा दिया गया है, डिटेल में समझा दिया गया है। अब शॉर्ट नोट्स की तरह यहाँ पर आपको मैंने ये बता दिए हैं। जैसे ग्रंथि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं और रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य हो गया। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन निकालती है। क्या करता है? शरीर की वृद्धि और हड्डियों और मांसपेशियों का विकास। ये अधिक निकलेगा तो अत्यधिक लंबाई बढ़ेगी, कम निकलेगा तो बौनापन होगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, अगला है अग्नाशय। कौन निकालता है? इंसुलिन हार्मोन। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। यदि कम हो जाएगी तो फिर हमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पर मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग यहाँ पर हो जाएगा, इसकी अधिकता से या कमी से। अगला है एड्रिनल ग्रंथि। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। पुरुषों में वृषण, जो कि टेस्टोस्टेरोन निकालता है। भारी आवाज, दाढ़ी और जनन अंगों का विकास करता है। अंडाशय, जो कि स्त्रियों में होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। स्तनों का विकास, मासिक चक्रधम, जनन अंगों का विकास करता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट नोट में आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें।
और ऐसा हो नहीं सकता कि एक क्वेश्चन यहाँ से ना आए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो आपको इन हार्मोन्स को, ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, उनके कार्य को आपको ध्यान से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो आइए अब हम समझते हैं पौधों में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और ये हमारे इस चैप्टर का 10वां पॉइंट है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस टॉपिक के बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं पौधों में समन्वय। तो पशुओं की तरह, पशुओं यानी केवल पेड़ पौधों को छोड़ करके सभी जीव जंतुओं में की तरह पौधों में कोई विशेष तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इसके स्थान पर पौधे में संकेतों का संचार इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से होता है। यानी कि इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, और जो संकेतों का संचार है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल संकेतों के रूप में होता है। ये संकेत एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यात्रा करके अपना कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अपना कार्य करते हैं। ठीक है। अब पौधों में जो गति होती है यानी कि मूवमेंट्स इन प्लांट है, वो दो प्रकार से होती है। पहली है अपनी कौन सी गति? नेस्टिक गति यानी कि नेस्टिक मूवमेंट। यह बाहरी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। बाहरी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब है कि यदि पेड़ को कोई प्रकाश दिखा तो ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश की तरफ ही चला जाए। ठीक है। तो बाहरी उद्दीपन, प्रकाश दिखे इसको, कोई भी और चीज बाहर की दिखे, तो ये उसकी तरफ गति नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं नेस्टिक गति। और दूसरी है ट्रॉपिक गति। कौन सी? ट्रॉपिक मूवमेंट। यह विकास पर निर्भर गति होती है जब पौधा बाहरी उद्दीपन की दिशा में आगे बढ़ता है। यानी कि यदि प्रकाश दिखेगा तो प्रकाश की तरफ आगे बढ़ेगा, जल दिखेगा तो जल की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो जब यह उद्दीपन की दिशा में बढ़ता है तो इसे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ट्रॉपिक गति कहते हैं। और जब यह उद्दीपन से दूर बढ़ता है तो इसे नकारात्मक ट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जब ये उद्दीपन यानी कि जहां से कोई इसको बाहरी वातावरण से कोई संकेत मिल रहा है तो ये उसी की तरफ बढ़े तो वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ट्रिपिज्म, और यदि उद्दीपन से दूर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं नकारात्मक ट्रिपिज्म। अब इसको देखिए हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं तो कैसे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रोपिज्म के प्रकार, यानी कि जो नेस्टिक गति का दूसरा प्रकार है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा, एक होती है नेस्टिक गति और दूसरी होती है ट्रॉपिक गति। तो इसी ट्रॉपिक गति के बहुत सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहला है कौन सा प्रकार? फोटोट्रैपिज्म। क्या है? फोटोट्रैपिज्म, या इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या बोल देते हैं? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, ये अपनी एनसीईआरटी में हिंदी में प्रकाशानुवर्तन लिखा हुआ है। तो फोटोट्रैपिज्म में तो इसमें क्या होता है? प्रकाश के प्रति अनुक्रिया होती है। जब पौधे का भाग प्रकाश की ओर बढ़ता है तो उसे सकारात्मक फोटोट्रैपिज्म कहते हैं। जैसे तना यानी स्टेम का प्रकाश की ओर मुड़ना। तो इस चित्र में आप लोग देख लीजिए, ये गमला लगा हुआ है, गमले में एक पौधा है, तो ये पौधा का तना है वो किसकी तरफ मुड़ रहा है? सूरज की तरफ से यहाँ पर मुड़ रहा है। ठीक है, पौधे का तना है वो कहाँ पर मुड़ रहा है? पौधे का तना है सूरज की तरफ यहाँ पर मुड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या? फोटोट्रैपिज्म। क्या हो गया? फोटोट्रैपिज्म। और जब पौधे का भाग प्रकाश से दूर जाता है तो उसे नकारात्मक फोटोट्रिज्म कहते हैं। जैसे कि जड़ों का प्रकाश से दूर जाना, तो जड़ें हैं वो प्रकाश की तरफ नहीं जाती हैं, प्रकाश से दूर की तरफ भागती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? नेगेटिव फोटोट्रिज्म। ठीक है। अब है अगला, दूसरा है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। इसको क्या बोल देते हैं हिंदी में? गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोल देते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया, जब पौधे का भाग गुरुत्व की दिशा में बढ़ता है तो उसे बोल देते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जैसे ही जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, तो ये देखिए ये पौधा है, जड़ें यहाँ क्या हो रही हैं? पौधे की नीचे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जब पौधे का भाग गुरुत्व की विपरीत दिशा में बढ़ता है तो उसको बोल देते हैं नकारात्मक जियोट्रोपिज्म, यानी कि तना का ऊपरी भाग। तो ये देखिए जो सूट है, जो तना है, वो कहाँ भाग रहा है? ऊपर की तरफ, गुरुत्व से दूसरी दिशा में। तो ये कहलाएगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाशानुवर्तन, ये होगा गुरुत्वानुवर्तन।
अगला है कौन सा भाई साहब, अगला है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, यानी कि जलानुवर्तन। ये क्या है, जलानुवर्तन, यानी कि पानी के दिशा में आगे बढ़ना, जलानुवर्तन, ठीक है। तो जल के प्रति अनुक्रिया, जब पौधे की जड़ें जल की ओर आगे बढ़ती हैं तो उसे सकारात्मक हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं, और जब भी जल से दूर बढ़ती हैं तो इसे नकारात्मक हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये पेड़ है, ये पेड़ बढ़िया लगा हुआ है, इसकी जड़ें हैं मान लो वो ऐसी सीधी, इसकी जड़ें हैं यहाँ पर भी सीधी आ रही थी, लेकिन जल यहाँ पर अधिक मात्रा में, इसलिए इसकी जड़ें हैं वो पानी की तरफ बढ़ रही हैं, तो इसको बोलेंगे सकारात्मक जलानुवर्तन, ठीक है, या हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक। तो सकारात्मक जलानुवर्तन क्या है, जड़ों का जल की तरफ बढ़ना, और नकारात्मक क्या है, जब वे जल से दूर की तरफ भागें, ठीक है। अगला है कीमोट्रोपिज्म, यानी कि रसायनानुवर्तन, रासायनिक नुवर्तन। तो कीमोट्रोपिज्म क्या कहता है, रसायनों के प्रति अनुक्रिया, जब पौधा रसायनों की ओर बढ़ता है तो उसे सकारात्मक कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए पराग नली का बीजांड की ओर बढ़ना निषेचन के टाइम पर होता है ये। तो देखिए ये हमारी पराग नली है, तो ये पराग नली क्या करती है, यहाँ से ये यहाँ पर बीजांड बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब परागण की क्रिया होती है तो ये किसकी तरफ बढ़ती है, पराग कोश की तरफ बढ़ती है, यानी कि बीजांड की तरफ बढ़ती है। तो इसको बोल देते हैं क्या भैया, इसको बोल देते हैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। और जब रसायनों से दूर बढ़ती है तो उसको बोल देते हैं नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। अब देख लेते हैं क्या, थिग्मोट्रोपिज्म। तो स्पेस के प्रति अनुक्रिया, जब पौधा किसी वस्तु को छूकर या उसकी तरफ मुड़ता है या उससे लिपट करके उस पर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको बोल देते हैं क्या, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। क्या बोल देते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे बेलों यानी कि ट्रेंडल्स का सहारा पाकर के उस पर लिपट जाना। तो ये पौधा है, ये पौधा ये मटर का, तो ये क्या करता है, किसी वस्तु पर ऐसे लपट लपट के आगे बढ़ते जाता है और ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ते जाता है, तो उसको बोल देते हैं क्या, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये थे भैया हमारे किसके प्रकार, ये थे हमारे नेस्टेक गति के प्रकार। नेस्टेक गति के कितने प्रकार हैं, एक फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाश की तरफ बढ़ना, और जियोट्रोपिज्म यानी कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ना, और हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि जल की तरफ बढ़ना, और कीमोट्रोपिज्म यानी कि केमिकल रसायनों के द्वारा रसायनों की तरफ पौधों को बढ़ना। और थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है, पौधे की जो जो क्या है, छोटी छोटी बेलें हैं उनमें से पतली पतली शाखा निकलती है, इनका पकड़ करके ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो ये तो होगी पौधे में गति। तो हम लोगों ने कौन सी गति पढ़ ली, ट्रोपिक गति। अब पढ़ते हैं हम लोग कौन सी, नेस्टिक गति। नेस्टिक गति की से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पौधों में हार्मोन्स। अब नेस्टिक गति में देखो क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नेस्टिक गति में क्या होता है, बाहरी उद्दीपन की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। नेस्टिक गति में जैसे हमारा छुई मुई का पौधा होता है ना, क्या होता है, छुई मुई का पौधा। तो जब हम क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को छूते हैं तो वे अपनी अपनी क्या कर लेते हैं, अपनी पत्तियों को ऐसे मोड़ लेती हैं, ठीक है। तो वह जो गति होती है उसको ही बोल देते हैं नेस्टिक गति, ठीक है। जब हम किसी छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं, तो उसको बोल देते हैं क्या, नेस्टिक गति, ठीक। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक आ जाता है पौधों में हार्मोन। क्या, पौधों में हार्मोन यानी कि हार्मोन्स इन प्लांट्स। तो देखिए पौधों में भी जानवरों की तरह, जानवर यानी जीव जंतुओं की तरह कुछ रासायनिक दूत यानी कि केमिकल मैसेंजर होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन पौधे की वृद्धि, गति, बीज अंकुरण, पत्तियों का करना, मुरझाना आदि को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन के प्रकार, तो पौधों में जो हार्मोन होते हैं उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहले तो है ग्रोथ प्रोमेटर्स यानी कि जीपी, ये विकास को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं। तो इसमें है 4 हार्मोन, ठीक है। इसमें 3 हार्मोन है, कौन से, एक है हमारा ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का कार्य देख लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऑक्सिन का क्या कार्य है, तने की कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है, ओके। फोटोट्रोपिज्म को नियंत्रित करता है, मतलब प्रकाश की ओर झुकाव। जब रोशनी एक ही ओर से पड़ती है तो ऑक्सिन अंधेरे वाले भाग में जमा हो जाता है, जिससे वह हिस्सा तेजी से बढ़ता है और तना प्रकाश की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है, जिब्रेलिन्स। दूसरा कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन। तो ये तने की लंबाई को बढ़ाता है, फलों और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है,
बीज को अंकुरित करने में मदद करता है, कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन की भूमिका निभाता है। तो ये जिब्रेलिन के कार्य हो गए। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा कौन सा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के कार्य क्या है, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, यानी कि पेड़ पौधों में भी हमारे जैसी कोशिकाएं बनती हैं, तो कोशिका को विभाजित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, पत्तियों और फूलों को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, यानी कि जो पत्तियां और फूल हैं वो जल्दी नहीं बूढ़े होते हैं, यानी कि एजिंग को ये डिले करता है। पौधे को लंबे समय तक हरा भरा और पुष्पित बनाए रखता है। ये किसके कार्य हैं, साइटोकाइनिन के, यानी कि पेड़ जो हरा भरा और जब तक फल फूल उसमें लगे रहते हैं तो ये किसकी वजह से लगे रहते हैं भाई साहब, साइटोकाइनिन की वजह से। फिर जो चौथा हार्मोन है वो अलग कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि जीआई, विकास को रोकने या कम करने वाले हार्मोन। और इसमें एक ही हार्मोन है, एस्बेसिक अम्ल या हार्मोन। इसका उपनाम है स्ट्रेस हार्मोन। क्या नाम है, स्ट्रेस हार्मोन। इसका क्या कार्य है, रंध्रों को बंद करता है ताकि पानी की कमी होने पर पौधे पानी बचा सकें। रंध्रों को बंद कर देता है। ये क्यों बंद करता है, ताकि कभी यदि पानी की कमी है तो पौधा अपने लिए पानी बचा सके, क्योंकि रंध्रों के माध्यम से पानी वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, बीजों को निष्क्रिय अवस्था में बनाए रखता है। ठीक है, बीजों को निष्क्रिय अवस्था में रखता है, अंकुरित होने से बचाता है। पत्तियों को मुरझाने में सहायता करता है, ये पत्तियां मुरझा जाएं इसलिए उनमें सहायता करता है। पौधे को तनाव स्ट्रेस की स्थिति में बचाने से मदद करता है, जैसे सूखा, अधिक तापमान। तो भाई साहब जैसे स्ट्रेस हम लोगों को आता है, वैसे पेड़ पौधों को भी तनाव आता है। जैसे पेड़ या सूखने लगता है पेड़, या अधिक तापमान उसको सहने पड़ता है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस से बचाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, एस बेसिक, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं इनको एक ही मतलब एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं सभी के सभी हार्मोन्स को। ये काफी मोस्ट है और शॉर्ट नोट में देख लेते हैं। जैसे ऑक्सिन हार्मोन, तो क्लास में इसकी जीपी, और ये काम क्या करता है, तने में कोशिका वृद्धि और प्रकाश की ओर झुकाव करता है। जिब्रेलिन, ये जीपी है, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर है, तने की लंबाई बढ़ाता है, बीजों और फलों में अधिक पाया जाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, पत्तियों और फूलों की उम्र को बढ़ाता है, जिससे पेड़ पौधा हरा रहता है। एस्बेसिक अम्ल यानी कि जीआई, रंध्रों को बंद रखता है, बीजों को निष्क्रियता बनाए रखता है, पत्तियां मुरझाती हैं इसकी वजह से। तो ये शॉर्ट नोट की तरह यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आप लोग उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा सारा का सारा चैप्टर है वो क्या हो गया है, फिनिश। तो भाई साहब यदि आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं तो चैनल को बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं उनको बेहतरीन तरीके से शॉर्ट लैंग्वेज में बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से आपको बताऊंगा। इतना इफेक्टिव तरीका होगा कि जो आपको एग्जामिनर होगा ना, वो चेक करते ही आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।